गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे आपके ग्रामर का फर्स्ट लेसन भाषा, लिपि और व्याकरण। तो सबसे पहले हम भाषा का अर्थ समझेंगे कि भाषा किसे कहते हैं और भाषा कितने प्रकार की होती है। उसके बाद हम लिपि देखेंगे और व्याकरण देखेंगे। ठीक है। तो जब बच्चे 5वीं कक्षा से अर्थात फिफ्थ क्लास से 6 में आते हैं तो बच्चों को एक नया जोश रहता है, नई किताबें उनके पास होती हैं, तो उनको नए क्लास में आना बहुत अच्छा लगता है। तभी बच्चे देखिए आपस में क्या बातचीत करते हैं, आपका क्या नाम है, मेरा नाम नीता है। इस तरह से दोनों बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं आपका क्या नाम है, मेरा नाम नीता है, तो ये क्या है, भाषा है। जो बच्चे एक दूसरे को बोलकर, एक बोल रहा है तो दूसरा सुन रहा है, दूसरा बोल रहा है तो उसके सामने वाला जो बच्चा वह सुन रहा है, तो ये क्या है, भाषा का आदान प्रदान। मतलब कि हम बोल रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति सुन रहा है, और जब सामने वाला व्यक्ति बोलता है तो हम सुनते हैं, तो उसी को कहते हैं लेन देन। अर्थात जो भाषा का आदान प्रदान होता है उसी को हम भाषा कहते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो कक्षा में अध्यापिका हैं वे क्या कर रही हैं बच्चों के साथ, क्या उनसे पूछ रही हैं। तो कक्षा में अध्यापिका मुस्कुराती हुई आती हैं और सभी बच्चों से बोलकर उनका नाम पूछती हैं तथा सभी बच्चे सुनकर अपना अपना नाम बताते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ कि कक्षा में टीचर आती हैं और उनसे पूछती हैं, मतलब उनसे पूछ रही कि बेटा आप लोगों का नाम क्या है। तो जब शिक्षिका ने बोला और बच्चों ने सुना तो यहाँ पर क्या हुआ, बच्चे सुनकर अपने अपने बारे में बता रहे हैं। उसके बाद टीचर ने क्या किया, श्याम पट का मतलब होता है बोर्ड पर समय सारणी का मतलब होता है टाइम टेबल, लिखकर बच्चों से डायरी में लिखने के लिए कहती हैं। बच्चे पढ़कर तथा समझकर समय अपनी डायरी में लिखते हैं। अब क्या, जो टीचर हैं वो बोर्ड के ऊपर समय डायरी अर्थात समय सारणी अर्थात कि वो टाइम टेबल लिख रही हैं, और बच्चे भी उसको पढ़ते हैं कि हाँ ये टाइम टेबल लिखा, बच्चे पढ़ रहे हैं और समझ के वे भी क्या कर रहे हैं कि अपनी नोटबुक में अर्थात अपनी डायरी में लिख रहे हैं। अब यहाँ पर हमने देखा कि उपयुक्त कथन मतलब अभी हमने ऊपर देखा कि टीचर और बच्चे दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से बोलकर, सुनकर, लिखकर तथा पढ़कर अपने मन के भावों को, जो उनके मन में है वो अपने मन के भावों को एक दूसरे तक पहुंचा रहे हैं। बस यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, भाषा कहलाती है। भाषा की डेफिनेशन देखेंगे अर्थात भाषा की परिभाषा देखेंगे कि मन के भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करना ही भाषा कहलाता है। अपने मन में जो बातें होती हैं, हम अपने मन की बात टीचर को व्यक्त करते हैं, टीचर को बताते हैं और टीचर अपने मन की बात हमें बताती है। तो यही है, भाषा का हम आदान प्रदान कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, अपने मन के भावों का आदान प्रदान करते हैं, बस उसी को हम भाषा कहते हैं। भाषा कितने प्रकार की होती है, भाषा 2 प्रकार की होती है। एक होती है भाषा मौखिक भाषा और दूसरी भाषा होती है लिखित। भाषा के कितने प्रकार हैं, भाषा के 2 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है मौखिक भाषा और दूसरा है लिखित भाषा। मौखिक भाषा में क्या होता है कि जो मुख के द्वारा, मुंह से बोली हुई भाषा को मौखिक भाषा कहते हैं, और लिखकर जो बताई जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। समझ में आया? मैंने परिभाषा अपने आप बताई है। यहाँ पर परिभाषा कैसी लिखी है, तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि मौखिक मतलब होता है मुख से बोलकर अपने मन के भावों को प्रकट करना तथा सुनकर दूसरे के मन के भावों को समझना ही मौखिक भाषा कहलाता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि मुख से बोलने वाली भाषा या अपने मन के भावों को हम दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे हमारी बातों को सुनकर उनके भावों को वह समझता है, उसे हम मौखिक भाषा कहते हैं। और लिखित भाषा किसे कहते हैं, जो लिखकर प्रकट की जाती हो, जो लिखकर बताई जाती हो, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं।
समझ में आया। तो यहाँ पर दोनों दोस्त हैं, तो एक दोस्त कंप्यूटर पर बैठा है, दूसरा दोस्त उससे बोल रहा है कि जो मैडम ने समय सारणी यानी टाइम टेबल जो लिखवाया था वो तुम मुझे भेज दोगे। तो दूसरा दोस्त उससे कहता है ठीक है, मैं ईमेल करके तुम्हें भेजता हूँ। दोनों एक दूसरे को धन्यवाद देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, लिखित भाषा हुई। और जो ऊपर है, जो टेलीफोन पर एक दूसरे से बात की जा रही है, वह क्या है, मौखिक भाषा, यानी कि मुंह के द्वारा एक दूसरे को वह बता रहे हैं, अपने मन के भावों का आदान प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वो लिखकर अपने मन के भावों का आदान प्रदान कर रहे हैं। अब तीसरी भाषा क्या कहलाती है, सांकेतिक भाषा। ऐसे तो मुख्य भाषा सिर्फ दो ही होती है, लिखित और मौखिक, लेकिन तीसरी भाषा भी यहाँ पर बताई गई है। जो तीसरी भाषा को हम कह सकते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक का मतलब क्या होता है, इशारों के द्वारा बताई जाने वाली भाषा। यहाँ पर जैसे जैसे हम देखते हैं, हम हमारे स्कूल जाते हैं या हम लोग कहीं पर जाते हैं, गाड़ी वाड़ी लेकर कहीं जाते हैं, तो हम देखते हैं रास्ते में चौराहे पर, जहाँ पर चार रास्ता आता है, वहाँ चौराहे पर हम देखते हैं कि ट्रैफिक लाइट होती है ना। जो ट्रैफिक लाइट होती है, तो हम देखते हैं जैसे ही लाल बत्ती जलने लगती है ट्रैफिक लाइट की, वैसे ही हम लोग गाड़ी कितनी भी तेज़ चलाते हों, लेकिन जैसे हमने दूर से देख लिया कि ट्रैफिक लाल कलर की ट्रैफिक में लाल लाइट जल रही है, तो हम तुरंत ही रुक जाते हैं। लेकिन फिर हम थोड़ी देर तक रुकते हैं, उसके बाद अगर फिर से वो लाल लाइट की जगह हरी लाइट हो जाती है, तो हम तुरंत हमारी गाड़ी चलाने लगते हैं। तो वो भाषा कौन सी कहलाई, वो सांकेतिक भाषा कहलाई। इसके अलावा आप देखना कि जब आप ट्रेन में कहीं सफ़र कर रहे हैं, तो ट्रेन में भी अगर कोई परेशानी, कोई मुसीबत आती है, तो क्या करते हैं, जहाँ पर ट्रेन के लोग झंडी लेकर खड़े होते हैं, तो लाल झंडी दिखाएंगे तो मतलब उनका कैसा कहने का मतलब है कि आगे खतरा है, और अगर वो हरी झंडी दिखा रहे हैं तो आगे कोई खतरा नहीं है। तो वो कौन सी भाषा हुई, सांकेतिक भाषा हुई। जैसे मुख पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा, हाथ हिलाकर बाय करने का इशारा, लेकिन हमेशा संकेतों के द्वारा हम बातचीत नहीं कर सकते। जैसे अभी मैंने चुप करने का इशारा आपसे कर दिया, बाय कर दिया, लेकिन हर बात मैं आपसे संकेत के द्वारा या इशारों के द्वारा नहीं बता सकती। समझ में आया, हर चीज़ हम संकेत के द्वारा नहीं बता सकते। इसके लिए हमें मौखिक और लिखित भाषा का प्रयोग करना ही पड़ता है, उन दोनों की हमें मदद तो लेनी ही पड़ती है। इसीलिए हम सांकेतिक रूप को भाषा की मान्य श्रेणी में नहीं रखा जाता है। समझ में आया कि ये जो सांकेतिक भाषा है, उसको मान्य मतलब उसको बहुत ज़्यादा माना नहीं गया, बस बताया गया उसके बारे में। लेकिन अगर मुख्य भाषा में आप लिखित और मौखिक भी लिखते हो ना, तो आपका राइट कहा जाएगा, ठीक है, क्योंकि सांकेतिक भाषा को मुख्य 3 भाषाओं में रखा नहीं गया है, क्योंकि हम हर जगह सांकेतिक भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। इसीलिए सांकेतिक भाषा को हमने तीन प्रकार के रूप में मान्यता नहीं दी है। समझ में आया आप सबको यहाँ तक? ओके, चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। मातृभाषा। मातृभाषा का मतलब क्या होता है, आप खुद ही समझो। मातृ का मतलब क्या होता है, माता, ठीक है, और भाषा यानी भाषा, कि माँ के द्वारा मिली गई भाषा या माँ से प्राप्त हुई भाषा। हम कह सकते हैं जब हम छोटे होते हैं, जब हमारी अवस्था जब छोटी होती है, तो हमारी सबसे पहले हमारे नज़दीक कौन होती है, हमारी माँ होती है ना। तो इसीलिए मातृभाषा यानी कि माँ की भाषा। तो माँ हमारे पास होती है, तो माँ जैसा बोलती है, माँ हमें जैसा सिखाती है, हम वही भाषा का पहले प्रयोग करते हैं। बच्चा सबसे पहले अब जिस परिवार में रहता है, बड़ा होता है, उस परिवार के सदस्यों की भाषा को अपनाता है। हम जिस परिवार में बड़े होते हैं, जैसे हमारे वहाँ पर हमारे परिवार में छोटे भाई बहन होते हैं, हमारी माँ होती है, तो हम उनकी भाषा को सबसे पहले अपनाते हैं और हम उन्हीं की भाषा को सबसे पहले सीखते हैं। तो यही भाषा क्या कहलाती है, मातृभाषा कहलाती है। अब बोली किसे कहते हैं, मातृभाषा तो पता चल गया ना किसे कहते हैं, कि माँ के द्वारा प्राप्त हुई वो मातृभाषा कहलाती है। परिवार के जो सदस्य होते हैं, उनके द्वारा जो मिली गई भाषा होती है वो कौन सी होती है, मातृभाषा। जो माँ के द्वारा सीखी गई वो मातृभाषा कहलाती है। अब बोली किसे कहते हैं, तो बोली मौखिक भाषा का वह स्थानीय रूप है। स्थानीय मतलब कि जहाँ हम रहते हैं वह बोली, मतलब उतनी ही स्थान पर बोली जाने वाली बोली क्या होती है, अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से बोली जाती हैं। तो स्थानीय भाषा
अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। जैसे बोली मौखिक भाषा का वह स्थानीय रूप है जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में बोली जाती है। बोली होती है वो क्या होती है, विशेष स्थान में बोली जाती हैं। जैसे कि हरियाणा में हरियाणी बोली जाती है, कुमाऊं में कुमाऊनी बोली जाती है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, बुंदेलखंड में बुंदेलखंडी बोली जाती है, और गुजरात में गुजराती बोली जाती है। ऐसा होता है ना। तो वही यहाँ पर बताया गया है कि बोली का प्रयोग केवल बोलचाल में ही किया जाता है, सिर्फ बोलचाल की भाषा में ही बोली का प्रयोग होता है। अर्थात इसकी डेफिनेशन इस प्रकार है कि क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा ही बोली कहलाती है, सिर्फ तुम्हारे क्षेत्र ही तक ही सीमित। यहाँ पर हमने कहा कि इसकी डेफिनेशन कैसी होगी, क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली मौखिक भाषा ही बोली कहलाती है। वह अपने स्थान स्थान पर ही बोली जाती है। जैसे राजस्थान में राजस्थानी बोली बोली, यूपी में यूपी बोली भाषा बोली जाती है, गुजरात में गुजराती। तो स्थान के अनुसार बोली बदलती रहती है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं भाषा और बोली में अंतर। तो भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है। भाषा का क्षेत्र कैसा होता है, व्यापक मतलब विशाल होता है, जो सब जगह बोली जाती है। जबकि बोली का क्षेत्र सीमित होता है, बोली का क्षेत्र स्थान तक ही सीमित होता है। भाषा में साहित्य रचना एवं ज्ञान का संग्रह होता है। साहित्य, पूरा जितना बड़ा साहित्य लिखा गया, हमारी बुकें लिखी गई हैं, सबका ज्ञान संग्रह किसमें होता है, भाषा में होता है। बोली का साहित्य कथा, किंवदंतियों और लोकोक्ति तक ही सीमित रहता है। लोकोक्ति तक ही सीमित रहता है। लोकोक्ति मतलब समझते हो, किंवदंती मतलब समझते हो, छोटी सी कथा होती है। लोकोक्ति मतलब जो हम मुहावरे और लोकोक्ति लिखते हैं, तो वहीं तक उसकी जो बोली होती है वो वहीं तक सीमित होती है। ठीक है, अब हम देखेंगे राष्ट्रभाषा। जिस भाषा का प्रयोग पूरे राष्ट्र में होता हो, जिस भाषा का प्रयोग पूरे राष्ट्र में होता हो, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा हमारी कौन सी है पता है आप लोगों को? हाँ, राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी है। भारतीय संविधान के अनुसार 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 के तहत हिंदी भाषा को भारत की राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, पता, राष्ट्रभाषा दिवस मनाते हैं। यह संविधान ने भी स्वीकार किया था। इसीलिए प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं। समझ में आया आपको? राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं? जो राष्ट्र में बोली जाते हो, पूरे राष्ट्र में बोली जाती हो, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और राष्ट्रभाषा हमारी हिंदी कही जाती है। 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस मनाते हैं, मतलब राष्ट्रभाषा दिवस का हम मनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा ये पूरा हुआ। अब यहाँ पर बताया गया है विशेष के अंदर कि विश्व में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी भाषा का दूसरा स्थान है। समझ में आया? तो यहाँ पर देखिए कितनी भाषाएं हैं हमारी कुल भाषा कितनी है। भारतीय संविधान ने कितनी भाषाओं को स्वीकार किया गया है? 22 भाषाओं को स्वीकार किया गया है। 22 भाषाएं स्वीकार की गई हैं, जिसके अंदर है हिंदी, पंजाबी, उर्दू, डोगरी, कोंकणी, मराठी, गुजराती, ओडिया, असमिया, बंगाली, कश्मीरी, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, बोडो, संथाली, नेपाली, मैथिली, सिंधी, संस्कृत और मणिपुरी। समझ में आया? अब यहाँ पर हम देखेंगे लिपि। लिपि किसे कहते हैं? लिपि का मतलब क्या होता है, आप समझते हो? लिपि का मतलब होता है कि भाषाओं को कैसे लिखा जाता है। जैसे हम हिंदी भाषा कैसे लिखते हैं, अंग्रेजी भाषा कैसे लिखते हैं, उसे हम लिपि कहते हैं। समझ में आया? उर्दू अलग लिखते हैं, मराठी अलग लिखी जाती है। तो जो भाषाओं की लिखने की जो स्टाइल होती है, जो तरीका होता है, उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। समझ में आया? चलिए, मनुष्य ने जब भाषा का विकास करना आरंभ किया था, तब उसे ध्वनियों को निश्चित रूप देने की ज़रूरत महसूस हुई। फिर उसने ध्वनियों को चिन्ह के रूप में शुरुआत की। उसे हम क्या कहेंगे? लिपि कहेंगे। यहाँ पर चिन्ह का मतलब आप समझ रहे हो? चिन्ह का मतलब होता है कि लिपि जो भाषाएं वो किस प्रकार की लिखी गई, कौन कौन सी भाषाएं। जैसे हिंदी कौन सी लिपि है? हिंदी देवनागरी लिपि है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह है उसका? देवनागरी लिपि का
चिन्ह है। अंग्रेजी में कौन सी भाषा लिखी गई है? तो अंग्रेजी को हम रोमन भाषा में लिखा जाता है, उसे रोमन भाषा कहा जाता है। जैसे हिंदी को देवनागरी भाषा कहा जाता है या देवनागरी लिपि कहा जाता है। लिपि मतलब क्या? तो यहाँ पे बताया गया कि हिंदी को देवनागरी लिपि कहा जाता है, अंग्रेजी को रोमन लिपि कहा जाता है। तो इस प्रकार से देवनागरी लिपि में भारत की कई भाषाएं आती हैं। तो जैसे देवनागरी लिपि में हिंदी है, संस्कृत है, कोंकणी है, नेपाली, मराठी, मैथिली, बोडो आदि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। और इसी प्रकार रोमन लिपि में विश्व की कई भाषाएं आती हैं, जैसे अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन आदि ये सब रोमन भाषाओं में लिखी जाती हैं। तो यही इनके चिन्ह हैं। ठीक है, कुछ और भाषाएं हैं, कुछ और लिपियां हैं कि वो लिपियां किन भाषाओं में लिखी जाती, जैसे उर्दू को फारसी भाषा में लिखी जाती, पंजाबी को गुरुमुख लिपि भाषा कहते हैं, बंगाली को बंगला लिपि कहते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा के लिखने के चिन्हों का व्यवस्थित रूप ही लिपि कहलाता है। भाषा के लिखने के चिन्हों का व्यवस्थित रूप ही लिपि कहा जाता है। तो हमारी हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी, समझ में आया। और अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन। उर्दू की फारसी, ठीक है, पंजाबी की गुरुमुखी, बंगाल की बंगाली, ठीक है ना। इस तरह से लिपियां होती हैं। अब हम देखेंगे व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर जब तक हमको व्याकरण नहीं आएगा तब तक हमारी जो भाषा है उसमें अशुद्धियाँ होती रहेंगी। हम जब बात करते हैं तो हमारी भाषा कैसी होती है? अशुद्ध हो जाती है। तो अशुद्ध कैसे होती है? कि जब तक हमको ग्रामर का पूरा ज्ञान नहीं होगा, व्याकरण का पूरा ज्ञान नहीं होगा, तब तक हमारी भाषा में गलती होती रहेगी, अशुद्धियाँ होती रहेंगी। जैसे हम यहाँ देखते हैं कि दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं तो उनकी भाषाएं कैसी दिख रही हैं हमें। देखिए, तुम्हारे को कहाँ जाना है? तुम्हारे को कहाँ जाना है? तो सामने वाला बच्चा बोलता है मेरे को बाज़ार जाना है। तो जहाँ पर ये शब्द प्रयोग कर रहे हैं तुम्हारे को या तुम्हारे शब्द, ये राइट नहीं है। मेरे, ये भी राइट नहीं है। तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि अक्सर बच्चे इस तरह के वाक्यों का प्रयोग करते हैं लेकिन ये भाषा अशुद्ध है। जो मेरे को, मेरे और तुम्हारे ऐसे वर्ड जहाँ प्रयोग कर रहे हैं जहाँ पर पूरा वाक्य सही नहीं बनता, वहाँ पर क्या होता है? ये भाषा अशुद्ध कहलाती है। तो व्याकरण के सही ज्ञान के अभाव में हमें भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान नहीं होता। जब तक हमें व्याकरण नहीं आता, जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, हमें व्याकरण की समझ नहीं होगी, तब तक हमारी भाषा में अशुद्धियाँ आती रहेंगी। क्योंकि भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने, पढ़ने आदि का ज्ञान व्याकरण ही कराता है। जब तक हमें व्याकरण का ज्ञान सही नहीं होगा, क्योंकि व्याकरण के द्वारा ही हम लिखना, पढ़ना और बोलना, सही भाषा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जब हमें ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से व्याकरण के ज्ञान से आएगी तभी हम अच्छी तरह से वाक्य का सही प्रयोग कर पाएंगे, अन्यथा हम व्याकरण का सही प्रयोग नहीं कर पाएंगे। व्याकरण के माध्यम से ही भाषा की एक रूपता को बनाए रखा जाता है। अगर व्याकरण के माध्यम से आपने भाषा सही तरीके से बोली, सही तरीके से लिखी गई और सही तरीके से उसका कार्य किया गया, पढ़ा गया, तो भाषा में एक रूपता आती है। समझ में आया ना आप लोगों को कि व्याकरण का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अच्छी तरह से व्याकरण का ज्ञान प्राप्त कर पाओगे। तो यहाँ पर व्याकरण की डेफिनेशन है कि व्याकरण वह शास्त्र है, शास्त्र मतलब वह चीज़ है, व्याकरण ही एक ऐसी चीज़ है कि जिसके द्वारा आप या हम शुद्ध बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीख सकते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है। समझ में आया कि व्याकरण किसे कहते हैं? कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध भाषा बोलना, लिखना तथा पढ़ना सीखते हैं। अर्थात व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है। अब हम देखेंगे व्याकरण के अंग। तो यहाँ व्याकरण के 3 अंग कहे जाते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार के अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत
वर्णों के बारे में। जैसे वर्ण क्या कहे गए हैं, क ख ग, बराबर, अ आ ई उ ए क ख ग घ ग ल च च म प, ये सब क्या है, वर्ण है। तो वर्ण शुद्ध, हमें वर्णों के बारे में विचार किया जाता है, उसे हम वर्ण विचार कहते हैं। शब्द विचार, जो शब्द के अंतर्गत आता है, जो शब्द सही लिखा है या गलत लिखा है उसके विषय में विचार किया जाता है। उसके बाद आता है वाक्य विचार। इसके अंतर्गत वाक्य, जो हम पूरा वाक्य लिखते हैं तो वाक्यों के विषय में विचार किया जाता है। आप सबको सब कुछ समझ में आया बेटा? यहाँ हमारा ये पूरा होता है। एक बार फिर से हम पूरा देखते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा किसे कहते हैं, तो भाषा हमारे भावों तथा विचारों का आदान प्रदान करते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा जो मुख से बोली जाती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। लिखित भाषा जो लिखकर बोली जाती है उसे लिखित भाषा कहते हैं। उसके बाद क्या है, मातृभाषा जो माँ के द्वारा प्राप्त होती है उसे मातृभाषा बोलते हैं। बोली किसे कहते हैं, तो जो स्थानीय होती है उसे बोली कहते हैं। बोली और भाषा में अंतर तो आपको पता ही चल गया होगा कि भाषा विशाल होती है और बोली सीमित होती है। राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा कहते हैं। 14 सितंबर के दिन हम हिंदी भाषा का दिवस मनाते हैं। लिपि किसे कहते हैं, तो लिपि कैसी होती है कि जैसे हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अंग्रेजी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो रोमन लिपि में। इसी प्रकार से यहाँ पर पंजाबी गुरुमुखी लिपि में, बंगाली बंगाल में, उर्दू की फारसी लिपि, इस प्रकार से अपनी अपनी लिपि भाव होती है। तो भाषा के लिखने के चिन्हों को व्यवस्थित रूप से लिखी लिपि कहलाती है। और व्याकरण किसे कहते हैं, कि जो व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं, बराबर। और व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराती है। व्याकरण के भी 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के बारे में बताया जाता है। शब्द विचार के अंदर शब्दों के विषय में विचार किया जाता है। और वर्ण विचार वर्णों के बारे में बताया जाता है। समझ में आया ना सभी को? चलिए, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।